हेलो स्टूडेंट्स। तो काफ़ी दिनों से आप लोग की मांग थी केमिकल काइनेटिक्स पे वीडियो नहीं आ रहा, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, लगभग हम लोग अब सिलेबस के आखिरी दौर में, मतलब अब अपना सिलेबस खत्म होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो मैं लास्ट में करा दूंगा ना, लास्ट में। अभी मैं फिलहाल जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैं ले रहा हूँ, फिर जो कंपटीशन को लेकर के इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे मैं रिवर्सिबल रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू क्या रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है, या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब ए से बी बना फिर बी से सी बना, इन सब का क्या रिलेशन होता है, ये मैं अपने लेक्चर के लास्ट में, मतलब जब आखिरी वीडियो आएगा हम लोग का, तो उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल मैं 12th बोर्ड को लेकर के चल रहा हूँ ना, और ये जरूरी नहीं है कि ये जो आज का लेक्चर है सिर्फ 12th बोर्ड के लिए, ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बात करनी थी आप लोग से, अब देख रहे होगे शायद, अब आप लोग को क्लियरिटी कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो हमारी टीम ने कुछ और इसमें सुधार किया और आप लोग को और अच्छा बेटर स्टडी प्रोवाइड कराने का हम लोगों ने कोशिश किया, और लगता है कि अब ये सही है, ये परफेक्ट होगा। अगर परफेक्ट होगा तो बताइएगा जरूर। और एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि मैं यार क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को होमवर्क करने के लिए, तो उसमें से बहुत कम ऐसे बच्चे हैं ना, बहुत कम से ऐसे बच्चे हैं जो उसका सॉल्यूशन या फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजते हैं। पता नहीं आप लोग लेक्चर को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कर रहे हो वो भी बढ़िया और नहीं कर रहे हो वो भी बढ़िया। मैं बस एक चीज जानना चाहता हूं आज कि जितने बच्चे, अभी लगता है कि 22 या 23 लेक्चर आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स का, ये 22 या 23 लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो शुरू किए थे 1 से और फाइनली 22 या 23 तक वो लेक्चर एक लाइन से देख के बैठे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, वो तो छोड़ो, बहुत सारे बच्चे नोट्स तो बनाए ही हैं, नोट्स के साथ साथ वो शॉर्ट नोट्स भी बना करके मुझे भेज रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो मैं जानना चाहता हूं कौन से इतने बच्चे हैं जो 1 से लेकर के 22 या 23 जो भी वीडियोस अभी तक आए हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो एक लाइन से उसको फॉलो किया। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का हमारा मेन हेडिंग होगा कॉलिजन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, समझेंगे। पहले लिखवा दूंगा लास्ट में, पहले हम लोग इसको समझेंगे कि कॉलिजन थ्योरी होता क्या है, तो समझेंगे इसको बाद में, सॉरी लिखेंगे इसको बाद में, समझेंगे इसको पहले। तो पहले समझने पे फोकस कीजिएगा ना। तो देखिए कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स दी गई, उस पॉइंट को मैं पहले आपको बताता हूं क्या क्या वो पॉइंट थे। तो कॉलिजन थ्योरी में तो आपका पहला पॉइंट था, कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया कि जितने भी आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कहां पे होंगे, रिएक्टेंट साइड में होंगे। तो जितने भी आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके बने होते हैं, मतलब उनका शेप होता है कुछ सॉलिड स्फीयर जैसा। जितने भी आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं अर्थात वो होंगे कहां पे, रिएक्टेंट साइड में होंगे। उन सब का आपका जो शेप होता है वो होता है आपका सॉलिड स्फीयर टाइप का। फर्स्ट पॉइंट ये था। नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट बनाना है तो इनको कॉलिजन करना पड़ेगा, मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट साइड में, और अगर इसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो उन रिएक्टेंट को आपस में क्या करना पड़ेगा, कॉलिजन करना पड़ेगा। अब इसी में एक और पॉइंट ऐड किया गया कि चूंकि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे, रिएक्टेंट क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में सारे कॉलिजन आपका प्रोडक्ट बनाने में मदद नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि इसमें मान लेते हैं कि 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट साइड में 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, ये हजारों आपस में टक्कर मारेंगे और मार करके प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन ये हजारों के हजारों आपका कॉलिजन करके प्रोडक्ट बनाने में मदद नहीं करता। उनमें से कुछ ही, मान लेते हैं कि इनमें से 600 या 700 ही जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में कॉलिजन करके प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो याद कीजिए मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया था पहले लेक्चर्स में
कि 4 अगर दोस्त हैं और उनको अगर एक 5वें दोस्त के शादी अटेंड करना होगा, 5वें दोस्त का शादी अटेंड करना होगा, और इसका शादी रखा गया है रात को 9 बजे, और ये 5 दोस्त आपके अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है, इंडिया में ही है लेकिन अलग अलग सिटी में है। अब इन 4 दोस्तों को इसके शादी में एक टाइम पर, मतलब डॉट 9 बजे पहुंचने का प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत कम है ना, बहुत कम है। पहुंचेंगे, कंफर्म है कि पहुंचेंगे, ये 4 दोस्त इसके शादी में पहुंचेंगे तो जरूर, लेकिन एक टाइम पे एक साथ पहुंचने का प्रोबेबिलिटी कम है। तो सेम पॉइंट यहां पे भी लागू होता है। इसके 1000 मॉलिक्यूल्स तो हैं आपके, लेकिन ये हजारों मॉलिक्यूल्स एक साथ एक टाइम पे कॉलिजन करने का प्रोबेबिलिटी कम है। मतलब इन 1000 में से अगर मान लो कि 600, 700, 400, 500 जितना मॉलिक्यूल्स एक साथ एक समय पे कॉलिजन करेंगे, वही आपका प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो ये 2 पॉइंट था कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अभी इसके आगे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। अब उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और इस एग्जांपल से हम लोग 2 पॉइंट को समझेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सारा पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग 10-15 मिनट के इस लेक्चर में हम लोग पहले इसको समझेंगे, फिर फाइनली लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे ना। तो ध्यान से समझिएगा इसको पॉइंट को। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा ना। हो क्या रहा है, मान लेते हैं कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कॉलिजन करने के लिए। तो एग्जांपल में अगर हम लोग मान ले रहे हैं कि H2 और I2 ले रहे हैं, और इससे हम लोग बनाएंगे ट्वाइस HI। अब ध्यान दीजिएगा इसमें होगा क्या, कैसे कैसे क्या क्या रिएक्शन बनेगा। तो हाइड्रोजन के 2 एटम, सेम एज आयोडीन। अब ध्यान दो, ये थे हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। अब होगा क्या कि ये आपस में जाकर के टक्कर मारेंगे, ये भी टक्कर मारेंगे, ये भी टक्कर मारेंगे, और ये भी टक्कर मारेंगे। जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट साइड में, सारे आपस में करेंगे क्या, कॉलिजन करेंगे। अब कॉलिजन करेंगे, मे भी इस कॉलिजन कराने में बाहर से मुझे एनर्जी भी देना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि मे भी हो सकता है कि और इफेक्टिव कॉलिजन कराने के लिए और ज्यादा हेल्पफुल कॉलिजन कराने के लिए मुझे यहां पे बाहर से भी एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बस इतना मान रहे हैं कि ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं आपस में क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे। अब कॉलिजन करेंगे तो होगा क्या, कॉलिजन करने के बाद इन पे इफेक्ट पड़ेगा उस कॉलिजन का, और धीरे धीरे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली एक और हम लोग प्रोसेस बना ले रहे हैं, ये होगा हमारा H, और मैं इसको दिखा रहा हूं कि ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। ये आयोडीन आई का बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूं ये बॉन्ड आपका बनने के लिए तैयार है। बना नहीं है, बनने वाला है। ठीक है, हुआ क्या, ये दोनों बॉन्ड आपस में पहले जुड़े हुए थे, इन्होंने आपस में कॉलिजन किया। कॉलिजन करने के बाद उस कॉलिजन का इफेक्ट इतना अच्छा था कि फाइनली ये बॉन्ड टूटने पे मजबूर हुए, और ये दोनों आपस में बनने के लिए मजबूर हुए। अब जो ये स्टेज है ना, ये स्टेज, इसी स्टेज को कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, या फिर इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब इसको समझते ये होता क्या है। तो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक ऐसा स्टेट है, ये आपका इसको कहते हैं, ये अनस्टेबल स्टेट भी होता है। अनस्टेबल स्टेट, ये इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि ये जो स्टेट है ना, इसको आप एक तरीके से कह सकते हो, ये धोबी का कुत्ता बन गया। ये कैसे, क्योंकि ये बेचारा ना खुद कंफर्म कह पा रहा है कि ये रिएक्टेंट में जाने वाला है कि प्रोडक्ट बनने वाला है। ये आपका बिल्कुल मीडियम वाला स्टेज है, जिसमें इस बेचारे को पता नहीं है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अब ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट क्यों कब बनाएगा, तो प्रोडक्ट बनाने का एक ही क्राइटेरिया है कि अगर ये बॉन्ड टूट रहा है और अगर ये बॉन्ड बन रहा है, तो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही केस में बनेगा, जब आपका अपकमिंग जो प्रोडक्ट है वो आपका स्टेबल होना चाहिए। अगर आपका बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है,
तो पुनः ये रिएक्शन क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है ट्रांजिशन स्टेट है, ये पुनः आपका रिएक्टेंट पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ पार्ट आपके प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि 10% ही आपका प्रोडक्ट में बनेगा और बाकी के रिएक्टेंट में बन जाएंगे। कब? जब आपका इसको मालूम चल जाए कि अपकमिंग जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपका अनस्टेबल बनने वाला है। तब अगर अनस्टेबल बनने वाला है तो इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद रिएक्शन आगे न जाकर के ज्यादातर बैकवर्ड मतलब रिएक्टेंट साइड में मूव कर जाएगा। यहां तक अगर पॉइंट क्लियर है तो कुछ और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेकिन इन जनरल होता क्या है, इन जनरल हम लोग मान के चलते हैं कि क्या, कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मेरा अपकमिंग जो प्रोडक्ट होगा इस रिएक्टेंट से कॉलिजन करने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो आपका स्टेबल ही बनेगा। ये हम लोग ज्यादातर मान के चलते हैं। अब अगर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो कैसा बनेगा, तो अब आपका जो स्टेबल बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ट्वाइस एच आई हो गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें और कुछ सब चीज समझेंगे। इसमें एक पॉइंट था कि ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग और ग्राफ के तरीके से समझेंगे ना। तो फिलहाल मैंने आपको कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट दिया, कॉलिजन करेगा, कॉलिजन करने के बाद एक बॉन्ड टूटने वाला होगा, एक जुड़ने वाला होगा। अगर फाइनली मेरा प्रोडक्ट स्टेबल बनने वाला है तब जाकर के मेरा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये स्टेट होता है ट्रांजिशन स्टेट। अब इसी पॉइंट को, इस चीज को आप लोग ध्यान से रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा, खोपड़ी में रखिएगा। इसी चीज को हम लोग फोकस करके ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। तो शायद आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो ध्यान इसको रखिएगा। अभी मैं लिखवा कुछ भी नहीं रहा हूं, बस इन जो चीजें समझा रहा हूं उसको ध्यान से अपने खोपड़ी में रखिएगा ना, ताकि उसी को लेकर के हम लोग आगे ग्राफ को समझ सके। अब चलिए देखते हैं, मैं पहले बॉर्डर, हाँ यहां पे ठीक है, चल। अब होगा क्या, ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखना। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इधर बेसिकली एनर्जी वाला पार्ट है और इधर है रिएक्शन का प्रोग्रेस, मतलब रिएक्शन कितना प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में देखने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को। अभी मैं रफली समझा रहा हूं, बाद में मैं फ्रेश वे में एक बार लिखवा दूंगा अच्छे से। फिलहाल आप पहले इसको समझिए। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लेता हूं कि सपोज करिए कि कोई स्टूडेंट आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है ना, आईआईटी जेईई का तैयारी कर रहा है। अब ध्यान दो होगा क्या, तो ये जब तैयारी करना, ये बच्चा क्या किया, 10th अभी पास आउट हुआ और इसको मन किया कि अब मैं आईआईटी जेईई का तैयारी करूंगा। तो बाबू आईआईटी जेईई का तैयारी करने के लिए मेहनत तो लगता है, तो मैंने वाई एक्सिस में बोल दिया मेहनत, ठीक है। और यहां पे क्या है, तो यहां पे उस स्टूडेंट का प्रोग्रेस, उस स्टूडेंट का क्या है, प्रोग्रेस। अब ध्यान दीजिएगा होता क्या है एक्चुअल लाइफ में, क्या होता है कि अगर ये जो बालक है शुरू में क्या होगा, इसके अंदर खूब एनर्जी होगा ना, खूब एनर्जी होगा, भरा पड़ा होगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब आग लगा दूंगा, ऐसा कुछ कि आईआईटी फोड़ दूंगा। तो अब इसके पास क्या है, इस बालक के पास इनिशियल में कुछ एनर्जी है, मतलब अंदर से फील कर रहा है कि मैं आईआईटी निकालने वाला हूं, मुझे ऐसा फील आ रहा है। अब अगर हम मान लेते हैं कि आईआईटी निकालने के लिए कुछ इतना मेहनत क्या हो सकता है, इतना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, कुछ इतना मेहनत क्या हो सकता है। अगर इतना मेहनत कर दिया तो वो बालक क्या करेगा, आईआईटी निकाल लेगा। अब यही जो मेहनत है, ये जो लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है, इसी मेहनत को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड दिख रहा है ना आप लोग को, इधर लिख दे रहा हूं मैं। इसी मेहनत को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड, अब दिख रहा है, हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से बस सुनना है। अब इस बच्चे के पास स्टार्टिंग में जब कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ था, अभी स्टूडेंट कहां पे है, बस 10th जस्ट पास ही हुआ है, इस बालक के पास कुछ एनर्जी है, इसके पास, इस बालक के पास क्या, कुछ एनर्जी है, मतलब ऑलरेडी पहले से क्या स्टोर करके रखा हुआ है कुछ मेहनत, जो कि 6 से लेके 10 तक मेहनत कर करके जो अपना कॉन्सेप्ट बनाया होगा, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उसका मेहनत वाला जो ग्राफ है वो अभी यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन उसको चाहिए क्या, इतना चाहिए, तभी जाकर के आईआईटी निकलेगा। अब ये करेगा क्या,
तो अब इसको क्या चाहिए, इसको बाहर से एनर्जी चाहिए, मतलब बाहर से कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, उसको समझाने वाला होना चाहिए। ये सारा पॉइंट को कंसीडर करके अब वो बालक मेहनत करना स्टार्ट किया और मेहनत करते 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 फाइनली ये पॉइंट पे पहुंच गया, जिसके बाद अब वो आईआईटी निकालने में सक्षम हो गया। अब फाइनली अगर वो यहां पे पहुंच गया, अब इसके बाद क्या करेगा, तो यहां पे क्या हुआ, एनर्जी इसने लिया, इस वाले पॉइंट तक क्या हुआ, इसने एनर्जी लिया। कैसे एनर्जी लिया, तो बाहर से कोई इसको टीचर ने पढ़ाया या फिर कोई किसी को इंस्पिरेशन लेकर के उससे कुछ सीखने का प्रयास किया। तो ये सारे जो बाहर से चीजें ले रहा है, जो कि टीचर के थ्रू मिल रहा है या फिर कोई मोटिवेशन दे देकर उसको और मोटिवेट कर रहा है, तो उसके थ्रू क्या कर रहा है, ये एनर्जी ले रहा है। और फाइनली जब वो एक पॉइंट पे पहुंच गया जहां पे वो आईआईटी निकालने में सक्षम है, अब उसके बाद क्या करेगा, तो फाइनली अब वो दिन आएगा जब आईआईटी का एग्जाम होगा, और अगर आईआईटी के एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट आया तो फाइनली होता क्या है, फाइनली बताना, जब अगर बच्चा कोई एग्जाम निकाल लेता है तो फिर वो आराम से रिलैक्स हो जाता है ना, थोड़ा चिल करने का टाइम आ गया, तो फिर वो आराम से चिल करेगा और अपना एनर्जी अब थोड़ा सा लूज करना स्टार्ट करेगा। ये कब होगा, ये लूज कब करेगा, जब फाइनली उसको पता चल जाएगा कि आई एम एट द सेफेस्ट पोजीशन, अब मैं आईआईटी निकाल सकता हूं। अब इसी पॉइंट को देख करके हम लोग रिएक्शन का एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ फॉर्म करने वाले हैं। अब ध्यान देना यहां पे होगा क्या, स्टार्टिंग में मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास भी शुरुआत में ज्यादा नहीं लेकिन कुछ एनर्जी तो इनके पास होगा। तो मैं मान ले रहा हूं कि शुरुआत में कुछ इनके पास एनर्जी था, ये यहां तक एनर्जी था, इसको मैं बोल दे रहा हूं ईआर, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और अगर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो इसको कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बालक, ये जो एनर्जी लेवल है इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मैं यहां पे लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, मैं फाइनली लिखवा भी दूंगा। अब ध्यान दो होगा क्या, फिलहाल ये H2I2 थे आपस में, अब इस H2I2 को ट्वाइस HI बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब इस रिएक्टेंट पार्ट को बाहर से मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। अब अगर इस रिएक्टेंट पार्ट को मुझे बाहर से एनर्जी देना है तो चलो देते हैं भाई। अब एक और पॉइंट मैं यहां पे और समझाना चाहूंगा, आप लोगों ने बचपन से पढ़ के आया होगा कि अगर दो बॉन्ड टूटते हैं, ये पढ़ के आया होगा, ऐसे मैं सॉल्यूशन जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसमें और अच्छे से बताया हूं, हल्का सा बस आइडिया दे रहा हूं। अगर दो बॉन्ड को तोड़ना होता है तो वो एनर्जी मुझे देना पड़ता है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब। अगर दो बॉन्ड टूटते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब अगर उस बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, और अगर देना पड़ेगा तो करेगा क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर दो बॉन्ड बनते हैं, टूटते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर दो बॉन्ड क्या करते हैं, बनते हैं, तो एट दैट टाइम वो एनर्जी को करते हैं रिलीज। ये पॉइंट शायद आप लोग पढ़ के आए होंगे, सब जगह पढ़ाया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग ले लो स्टार्टिंग से, सब जगह ये पॉइंट को बताया जाता है और बाकायदा अच्छे से समझाया भी जाता है कि अगर दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और अगर दो बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी रिलीज किया। अब ध्यान दो यहां पे, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना। अब ध्यान दो यहां पे H2 और I2 था, अब यहां पे H2 क्या कर रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, टूटेगा तभी तो ये बनेगा, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट तो रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है। तो अगर ये बॉन्ड तोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा। तो देखो फिलहाल रिएक्टेंट यहां पे था, अब मुझे इसको बाहर से एनर्जी देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, क्योंकि इसके बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है। तो आफ्टर ऑल इसको एनर्जी दे करके मैंने उसको एक पॉइंट पे पहुंचा दिया। यही जो पॉइंट है बालक, इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे ये जो पॉइंट है ये मैं लिखवा दूंगा, ये जो पॉइंट है इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब वो ऐसा स्टेट है कि उसके बाद अब वो आपका फाइनली प्रोडक्ट बनाने में कैपेबल है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि वो जो अपकमिंग प्रोडक्ट है वो आपका स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल नहीं होगा तो ये रिएक्शन फर्दर आगे नहीं जा करके इस रिएक्शन का प्रोग्रेस
फर्दर आगे नहीं जा करके थोड़ा बहुत आगे जाएगा और पुनः वो पीछे आ जाएगा, अगर स्टेबल नहीं होगा तो। अब अगर स्टेबल है तो वो फाइनली क्या करेगा, अब यहां पे अगर उसको मालूम चल गया कि आने वाला प्रोडक्ट मेरा स्टेबल है, तो अब क्या करेगा, अब बॉन्ड बनेगा। और अगर बॉन्ड बनेगा तो मैंने बताया ना, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो बॉन्ड बनने के बाद आपका फाइनली एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अब पॉइंट आता है कि अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो कहां तक करेगा, यहां करेगा, रिएक्टेंट से ऊपर रहेगा कि रिएक्टेंट से नीचे रहेगा। तो अगर रिएक्टेंट से ऊपर है तो उसको हम लोग एक केस मानेंगे, उसको मैं और आगे समझाऊंगा। और अगर इस रिएक्टेंट की एनर्जी से नीचे है तो एक दूसरा केस बनेगा, उसको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल बस इतना माइंड में रखना है कि शुरुआत में रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होता है, अब रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, तो एनर्जी वो गेन करेगा। और हर एक रिएक्शन का एक अपना सर्टेन थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। अब वो फाइनली इस पॉइंट पे पहुंचेगा जिसे हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। उस पॉइंट के बाद वो फाइनली आपका प्रोडक्ट बनाने में कैपेबल होता है। और अगर प्रोडक्ट बनता है मतलब दो बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे, और अगर दो बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे तो एनर्जी आपका रिलीज होता है। और मैंने ये एनर्जी रिलीज क्यों होता है और एब्जॉर्ब क्यों होता है, ये मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ाया भी है, समझाया भी है कि ये रिलीज ही क्यों हो रहा है और ये एब्जॉर्ब ही क्यों होता है। अगर बॉन्ड टूटता है तो एब्जॉर्ब ही क्यों होता है, और अगर बनता है तो रिलीज ही क्यों होता है, ये मैंने आप लोगों को कहां पढ़ाया, सॉल्यूशन वाले टॉपिक में। अब ध्यान देंगे, अब इसको हम लोग 2-3 पॉइंट और करके समझेंगे कि ये यहां पे रहेगा मतलब रिएक्टेंट के एनर्जी से ऊपर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, इस रिएक्टेंट के एनर्जी से नीचे आएगा तो उसको क्या कहेंगे। इसमें एक और पॉइंट है कि ये रिएक्टेंट यहां पे था और इस रिएक्टेंट के एनर्जी से मुझे फाइनली अगर ये वाला स्टेज तक पहुंचना है, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, ट्रांजिशन स्टेट तक या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना है, तो रिएक्टेंट के एनर्जी से मुझे अगर ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना है, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। इसी रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मैं सिर्फ अभी बोल बोल के आपको समझा रहा हूं, लिखवा दूंगा लास्ट में। फिर से समझो, रिएक्टेंट का एनर्जी उसके पास कुछ होगा। अब उस रिएक्टेंट के एनर्जी से अगर उस रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाना है तो वहां तक पहुंचाने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये सारा पॉइंट अगर क्लियर है तो अब मैं फाइनली क्या करूंगा, फिर से एक बार इस ग्राफ को 2 केस लेकर के समझा रहा हूं और उसके बाद फाइनली मैं आपको एक जगह राइट डाउन करा दूंगा, ठीक है। तो होप कि समझ में आया होगा। जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं समझना एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिखवाया अभी तक कुछ भी नहीं है, लिखवा दूंगा लास्ट में। अभी हम लोग फिलहाल कुछ टाइम के लिए सिर्फ चीजों को समझ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं, पहला हम लोग समझेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में ना। ध्यान से देखना, मैं फिर से वही ग्राफ को फिर से ड्रॉ करके समझाऊंगा ना। अब ध्यान दो, होगा क्या, वही पॉइंट, शुरुआत में रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होगा, इधर है आपका रिएक्शन प्रोग्रेस और इधर है आपका एनर्जी का। अब शुरुआत में रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, सपोज करते हैं कि उसको कुछ इतना पॉइंट, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद वो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा ना। तो अब मान लो सपोज करो कि मैंने रिएक्टेंट को बाहर से एनर्जी देना स्टार्ट किया, दिया 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 और फाइनली वो पहुंच गया इस पॉइंट पे। इसको ही हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल दो या फिर चाहो तो आप बोल सकते हो ट्रांजिशन स्टेट। अब अगर वो फाइनली, अच्छा बताओ ये वाला जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सारा पॉइंट मैंने समझा दिया, मैं इसमें अब क्या समझाने वाला हूं इसको समझना। और फाइनली अगर यहां पे पहुंच गया, अब वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और
मान लो कि रिएक्टेंट वाला जो एनर्जी है उसके ऊपर ही कहीं यहां पे वो जाकर के रिलीज करके अब वो फाइनली वो स्टेबल हो गया ना, स्टेबल हो गया वो। अब ध्यान दो यहीं पे क्यों रुका फाइनली और नीचे क्यों नहीं आया, इसके बारे में हम लोग समझते हैं इस लेक्चर में। ध्यान दो ऐसा होता क्यों है और कब होता है इसको समझते हैं। ये तब होगा आपका जब मान लेता हूं, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल A2 प्लस B2 ले रहा हूं ना, A2 B2 ले रहा हूं। A2 प्लस B2 था और आपका बन गया था ट्वाइस AB। अब ध्यान देना होगा क्या, ये आपका यहां तक तभी रुकेगा, कंडीशन एक है, ये आपका रिएक्टेंट के एनर्जी से ऊपर ही आपका रुक जाएगा एनर्जी को रिलीज करके। एक ही कंडीशन है, अगर 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, force of attraction between reactant molecules is greater than force of attraction between product molecules। मतलब कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ध्यान समझना और इसको अच्छे से समझाता हूं, मतलब ए बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होना चाहिए ए और बी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ऐसा क्यों हो रहा है तो ध्यान से समझो, ये ए है और ये आपका बी है। अब इनके बीच हमने माना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इनके बीच में और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। मतलब कि अगर मुझे बॉन्ड बनाना होगा तो इसमें एनर्जी भी ज्यादा लगेगा, इनको तोड़ने में एनर्जी भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। क्यों, क्योंकि आपके ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अब अगर ज्यादा जोर से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं तो मुझे बाहर से उतना ही अधिक मात्रा में क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को देना पड़ेगा। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करेगा, ज्यादा करेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब फाइनली अगर ए और बी बनाया टूटने के बाद तो हम लोगों ने क्या मान के चला कि ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इनको बनने के बाद भी एनर्जी जो रिलीज करेंगे वो भी आपके कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, बनता है तो क्या करते हैं, बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है और जब उसको तोड़ रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम है तो अगर ये बनेगा तो एनर्जी रिलीज तो करेगा लेकिन वो क्या करेगा, बहुत कम करेगा। तो कंडीशन समझ में आया, कंडीशन यही है कि अगर रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स तो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। देखो एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया, इतना एब्जॉर्ब किया, एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया, इतना एब्जॉर्ब किया, और रिलीज कितना किया, तो रिलीज आपका मात्र और मात्र इतना किया। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपका रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स। तो अगर ये पॉइंट समझ में आया, इसमें और कुछ चीजें समझते हैं। अब ध्यान देना, मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये वाला जो होता है ये और ये, इसको ही हम लोग बोलते हैं जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिख रहा है आप लोग को, उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ध्यान देना यहां पे एक और पॉइंट, ये और जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप दिख रहा है आप लोग को, ये वाला जो गैप है, इधर दिखाता हूं, ये जो गैप है ये वाला, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो एनर्जी गैप है, इसे ही हम लोग बोलते हैं बालक, ये जो गैप है इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। और डेल्टा एच होगा क्या, तो डेल्टा एच होगा प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, यही तो लेंथ है डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होगा, पी में से ईपी में से ईआर घटा दो तो डेल्टा एच आ गया। अब ध्यान दो, ईपी चूंकि आपका बड़ा है और ईआर आपका छोटा है तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एच, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। और बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है, तो वो रिएक्शन कहलाता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसका कंडीशन क्या होगा
कि एनर्जी जो होगा प्रोडक्ट का और ज्यादा होगा रिएक्टेंट से। और इसमें एक और कंडीशन क्या ध्यान देना, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जाने तक, मतलब कि रिएक्टेंट को एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा किया था और रिलीज कम किया था। मतलब एक सिस्टम है उसमें एनर्जी उसने एब्जॉर्ब ज्यादा किया और खुद से बाहर कम निकाला। मतलब ओवरऑल सिस्टम किसमें है, पॉजिटिव में। खुद सोचो ना, अगर एक सिस्टम है, इस सिस्टम में मैंने इसको तोड़ने के लिए दिया 100 जूल और तोड़ने के बाद अगर बॉन्ड बनता है और बॉन्ड बन करके सिर्फ अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है 60 जूल, तो इसके अंदर 40 जूल तो बच गया ना, तो यही 40 जूल बच गया। अर्थात आपका डेल्टा एच जो पॉजिटिव हुआ, इसको हम लोग एक और भाषा में क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल आपका एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ओवरऑल आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि आपका निकाला कम लिया ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ उसके सिस्टम के अंदर एनर्जी रह ही गया। तो ये था आपका एंडोथर्मिक। अब जल्दी से हम लोग एक्सोथर्मिक को भी समझते हैं, फिर हम लोग फाइनली एक साथ सबको राइट डाउन कर लें। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, उसके ग्राफ को हम लोग जल्दी से समझते हैं। तो स्टार्टिंग तो आपका बेसिकली वैसे ही होता है। स्टार्टिंग कैसे होगा, तो इस साइड आप एनर्जी ले लो और इस साइड आप रिएक्शन का प्रोग्रेस कर लो। अब शुरुआत में होता क्या बालक, शुरुआत में रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होगा। तो शुरुआत में रिएक्टेंट के पास क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब इसके बाद क्या होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे, शुरुआत में रिएक्टेंट के पास आपका क्या है, कुछ एनर्जी है। अब ध्यान दो होगा क्या, तो हमने मान के चला कि उसको क्रॉस करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। अब अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉस करना पड़ेगा, इसे ही हम लोग क्या बोलते थे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते थे। अब हमने क्या किया, रिएक्टेंट को बाहर से एनर्जी देना शुरू किया, एनर्जी उसने गेन किया और फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच गया, जिसे हम लोग ने क्या नाम दिया था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जो कि अनस्टेबल होता है। और क्यों होता है मैंने आप लोगों को समझाया भी था। अब इसके बाद क्या करेगा वो रिएक्शन, तो फाइनली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद जाने के बाद अब वो फाइनली आपका एनर्जी को रिलीज करेगा। और इस टाइम पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो फाइनली जो प्रोडक्ट का जो एनर्जी का है वो आपका नीचे आ गया ना रिएक्टेंट के एनर्जी से। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसको भी जल्दी से समझो। ऐसा तब होगा, अब आप शायद समझ रहे होगे, फिर से हम लोग वही एग्जांपल लेंगे। अगर मान लो A2 है और B2 है और अगर आपका ट्वाइस AB बन गया, तो आपका ये कंडीशन कब फॉलो करेगा, कंडीशन आपका बस एक ही है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तब जाकर के ये केस आपका सेटिस्फाई करेगा। कैसे, तो ध्यान दो, अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब भी करेगा ना, वो भी क्या करेगा, कम करेगा। अब A और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, अब अगर ज्यादा है तो जब वो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज भी जो करेगा वो भी आपका हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका रिलीज करेगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोन क्या माना है, ज्यादा माना है। अब चूंकि अब देखो एनर्जी, ये सिस्टम क्या कर रहा है, इस सिस्टम में हुआ क्या कि मैंने दिया तो 100 जूल, लेकिन चूंकि इनके प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, तो ये क्या करेगा, रिलीज कर दिया मान लो 150 जूल। तो ओवरऑल ये सिस्टम किस में है, घाटा में है। तो ध्यान से अब इससे समझ लो, ये था आपका रिएक्टेंट और ये था प्रोडक्ट। अब इसमें एक और पॉइंट देख लो, पहले देख ये समझ लो कि ये क्या होता था, ये सब जगह सेम है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला क्या हो गया आपका, इसको बोल देते हैं ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और इसमें क्या समझना था कि बताओ डेल्टा एच क्या होता है,
तो डेल्टा एच बालक होता है प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी। अब देखो प्रोडक्ट का एनर्जी कम है और रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, मतलब ओवरऑल ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखो ना, प्रोडक्ट का एनर्जी इतना ही है और रिएक्टेंट का एनर्जी इतना है, मतलब रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये वाला वैल्यू ज्यादा है और ये वाला वैल्यू कम है, तो ओवरऑल आपका क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। या फिर इससे भी समझ लो, दिए थे 100 जूल एब्जॉर्ब किया था बॉन्ड को तोड़ने में, लेकिन जब बॉन्ड बना तो रिलीज कर दिया 150 जूल, मतलब ये माइनस में कितना, माइनस में आपका 50 जूल। अब यहां से डेल्टा एच का अगर और फर्दर एक्सपेंड करो तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या आता है, लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे होता है आपका एनर्जी रिलीज करता है, ओवरऑल जो एनर्जी होता है वो क्या करता है, ओवरऑल एनर्जी जो होता है वो आपका रिलीज करता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं बालक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आज का लेक्चर का फाइनली ओवरव्यू दे रहा हूं। स्टार्ट किए कॉलिजन थ्योरी से, उसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझे, उसके बाद हम लोगों ने स्विच किया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा जाने, उनके ग्राफ को हम लोग समझे। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप कर रहे हैं। इस पूरे लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा पॉइंट को फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सीक्वेंस वे में राइट डाउन करा दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वहां पे मैं इतना समझाऊंगा नहीं, आपको फाइनली मैं वहां पे लिखवा दूंगा, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा, लेकिन समझने का जो था आप लोग बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। अगर डाउट हो तो पूछिएगा। मैं आप लोग को होमवर्क भी दूंगा जो कि आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में लगा हुआ मिलेगा, और इस टाइम मुझे सबका, जितने लेक्चर देख रहे हो ये बच्चे, सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो यहां तक आप समझो। इसके बाद मैं बता रहा हूं आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इसके बाद जब हम लोग इसका थ्योरी राइट डाउन कर लेंगे, तो कॉलिजन थ्योरी अभी खत्म नहीं हुआ है। कॉलिजन थ्योरी में 2 फैक्टर्स भी हैं। कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, कॉलिजन थ्योरी को, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा आपका एनर्जी फैक्टर, सेकेंड होगा ओरिएंटेशन फैक्टर, फिर हम लोग उसके बाद एक हम लोग इक्वेशन को समझेंगे जो कि आर्हीनियस इक्वेशन था ना, आर्हीनियस इक्वेशन था जो आता है रेट कांस्टेंट बराबर a e के पावर माइनस EART। तो इसके बारे में समझेंगे। ये सारा पॉइंट हम लोग अभी आगे समझना स्टार्ट करेंगे ना। तो ये सारा लेक्चर अगर समझ में आया तो ध्यान से इसको खोपड़ी में रखना। जो अंदर की बात थी वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये सारा चीज मैं आपको थ्योरी में नहीं लिखवाऊंगा, बस जो क्या कहते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दूंगा। समझाया तो मैंने यहाँ पे काफी अच्छे से, ठीक है। चलो तो अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, होमवर्क करना, ठीक है। स्टॉप करते हैं, ओके बाय।